जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था नागभट्ट प्रथम के बारे में, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक बात है। ये संस्थापक वो है जो कन्नौज, उज्जैन और आपकी जो जालोर शाखा का है। ठीक बात है। वैसे गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक बात है। इतना सा डिफरेंस आप जरूर ध्यान रखिए। अपन नागभट्ट प्रथम के बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे के शासकों के बारे में। ठीक है, आगे के शासक और कौन कौन है, इंपॉर्टेंट शासकों की चर्चा चल रही थी अपनी। तो अपन अब बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक कौन बना, कक्कुक। और कक्कुक के बाद में जस्ट थोड़ा बाद में कौन बना, देवराज। थोड़ा इधर लिख लेता हूं इनको, कक्कुक और देवराज, ताकि आप थोड़ा समझ सको। नागभट्ट प्रथम के साथ बाद में शासक कौन बना, कक्कुक और देवराज। इनको साथ इसलिए लिखा है कि इनकी कोई ज्यादा राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है। ठीक बात है। इनका टाइम पीरियड 756 से लेकर 783 ईस्वी तक का आता है। भाई इन दोनों ने इस टाइम पीरियड में दोनों ने शासन किया है। साथ में शासन नहीं किया है, लेकिन कुछ समय इसने शासन किया, फिर बाद में इसने शासन किया। इतना सा जरूर ध्यान रखना। कक्कुक के बारे में बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। क्या था, नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक बात है। ये क्या था, नागभट्ट प्रथम का भतीजा। देवराज की बात करते हैं तो देवराज की में आपको 2 या 3 मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो देवराज को वराह अभिलेख में देल शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है, वराह अभिलेख में इसको क्या कहा गया है, देल शक्ति कहा गया है। ठीक बात है भाई, इसको देवराज को वराह अभिलेख में देल शक्ति कहा गया है। कक्कुक के बाद में शासक कौन बना, देवराज बना। देवराज को वराह अभिलेख में देल शक्ति कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख में किसमें, ग्वालियर अभिलेख में इसे अनेक राजाओं को तीतर भीतर करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है, अनेक राजाओं को तीतर भीतर करने वाला। मतलब ये एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन इनकी जानकारियां अपने को कोई अभिलेखिक या कोई आपकी साहित्यिक उपलब्धि साक्ष्यों से नहीं मिलती है। बस ये 2-3 बातें मिलती है, क्योंकि देल शक्ति शब्द से पता चल रहा है कि कोई शक्तिशाली शासक रहा होगा उस समय। ठीक बात है। इसने अपनी शक्ति से अनेक राजाओं को तीतर भीतर किया। ये बात किसमें पता चलती है अपन को, ग्वालियर अभिलेख से इस चीज का पता चलता है। ठीक बात है। ये एक वैष्णव धर्म अनुयायी था। ये किस धर्म को मानने वाला था, वैष्णव। किस धर्म को मानता था बेटा जी, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक बात है। इसकी पत्नी का नाम क्या था, भूमिका देवी। कौन था, भूमिका देवी। इसी भूमिका देवी से प्रसिद्ध प्रतिहार शासक वत्सराज का जन्म हुआ। तो इसका पुत्र कौन था, वत्सराज। कौन था, वत्सराज। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है आपको कक्कुक और देवराज के बारे में। ठीक बात है। फिर से देख लेना, कक्कुक नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक बना, और ये नागभट्ट प्रथम का क्या था, भतीजा था। ठीक बात है। फिर कक्कुक के बाद में देवराज शासक बना। देवराज को वराह अभिलेख में देल शक्ति कहा गया। क्या कहा गया, देल शक्ति। देल शक्ति से पता चलता है कि एक शक्तिशाली शासक था। इसी कारण इसको ग्वालियर अभिलेख में यह भी कहा गया कि इसने अनेक राजाओं को क्या कर दिया, तीतर भीतर कर दिया, यानी परास्त करके भगा दिया। वैष्णव धर्म को मानने वाला था, सीधी सीधी बात है। और पत्नी को नाम क्या था, भूमिका देवी सा, जिससे किसका जन्म हुआ, वत्सराज का जन्म हुआ, जो कि प्रतिहार शासकों में सब प्रारंभिक शक्तिशाली शासकों में से एक था। ठीक बात है।
इसी वत्सराज के कारण क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वत्सराज का, जिसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, वो 1.5 सदी तक चलता रहा, यानी 150 वर्षों तक वो संघर्ष चलता रहा। उसके अपन काफी अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं प्रतिहारों के, भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शासकों ने किस किस टाइम पर भाग लिया है और कौन कौन से उनमें युद्ध लड़े गए हैं। ठीक बात है। कक्कुकोट देवराज के बाद में शासक कौन बना, वत्सराज। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसकी, वत्सराज की। ठीक है, तो शासक कौन बना आगे, वत्सराज। कब से कब तक, तो ये रहा 783 से लेकर 800 ईस्वी तक। और देखो कई बुक्स में ये दे रखा है 795 भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं पूछता है आपको, तो टाइम ड्यूरेशन इतना सा मोटी मोटा ओवरव्यू रहना चाहिए आपके पास, भाई हाँ इस टाइम के बीच में रहा होगा। ठीक है, तो वत्सराज। अब देखो वत्सराज के बारे में सीधी सीधी मोटी बात है, एक तो पिता कौन है इसका पूछ लेगा आपसे, पिता तो ऐसे तो पूछता है नहीं, लेकिन पिता कौन है, देवराज है, देवराज का पुत्र वत्सराज। माता का नाम क्या है इसकी का, तो भूमिका देवी। कौन है, भूमिका देवी। ठीक बात है। इसकी कुछ उपाधियां अपन को मिलती है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, टाइटल्स क्या क्या है इसकी। तो उपाधियों की जब अपन चर्चा करते हैं तो 3-4 उपाधियां इसकी। पहली उपाधि तो ये क्या पता चलती है, एक लिंग क्षत्रिय पुंगव। एक लिंग क्षत्रिय पुंगव, ये अपन ने पहले पढ़ी है। ठीक बात है। किसमें कही गई है, ये ग्वालियर अभिलेख में। आपसे पूछ सकता है ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को एक लिंग क्षत्रिय पुंगव यानी श्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है, वत्सराज को। यानी वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए उसके लिए ये इस प्रकार का टाइटल या कुछ उपाधियां नाम इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक बात है। एक क्या मिलती है इसको, इसको अवंती राज कहा गया है। क्या कहा गया है, अवंती राज। अब बेटा जी अवंती क्या है, तो मैंने पहले बताया है प्रतिहारों की राजधानी क्या है, उज्जैन। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, अवंती के नाम से जाना जाता था। तो ये अवंती का राजा होने के कारण क्या कहलाया, अवंती राज कहलाया। और ये बात किस में कही गई है, तो हरिवंश पुराण। किस में कही गई है, हरिवंश पुराण में वत्सराज को क्या कहा गया है, अवंती राज कहा गया। अब ये आपको भी ये भी पता होना चाहिए हरिवंश पुराण की रचना किसने की थी, तो जिनसेन सूरी ने इसकी रचना की थी। ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर मोटा मोटा ध्यान रखिए, ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज को क्या कहा गया, एकलिंग क्षत्रिय पुंगव कहा गया। फॉर एग्जाम्पल इधर भी अपन ये पढ़ा कि वराह अभिलेख में देवराज को देव शक्ति कहा गया है। ठीक बात है। ग्वालियर अभिलेख में इसको अनेक राजाओं को तितर बितर करने वाला कहा गया, किसको, देवराज को। बल्कि देवराज के पुत्र वत्सराज को ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है, एकलिंग क्षत्रिय पुंगव कहा गया है। ठीक बात है। हरिवंश पुराण में क्या कहा गया, इसको अवंती राज कहा गया, यानी अवंती का राजा कहा गया। ठीक बात है। ध्यान रखो, रणहस्तिन। रणहस्तिन किसने किसे कहा, किस में कहा गया है, तो कुवलयमाला में। ठीक है, किस ग्रंथ में, कुवलयमाला में वत्सराज को क्या कहा गया है, रणहस्तिन कहा गया। क्या कहा गया है, रणहस्तिन। जो रण यानी युद्ध में, हस्त यानी जो क्या हो, हस्त वो एक्सपर्ट हो, युद्ध करने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो उसे रणहस्तिन कहा गया। किसमें, कुवलयमाला नामक ग्रंथ में। अब आपको पता होगा कुवलयमाला किसने लिखी, उद्योधन सूर्य ने लिखी। ध्यान रखना ये दोनों बुक्स यानी ये दोनों ग्रंथ वत्सराज के समय ही लिखे गए थे। कुवलयमाला की रचना उद्योधन सूर्य में जालोर में की थी। ठीक बात है। रणहस्तिन के बाद में एक इसकी उपाधि और मिलती है, जय वराह। क्या मिलती है, जय वराह, एक और उपाधि मिलती है। तो ये कुछ टाइटल्स है किसकी, वत्सराज की। फिर से बता रहा हूं, वत्सराज को ग्वालियर अभिलेख में एकलिंग क्षत्रिय पुंगव कहा गया है। यहां से क्वेश्चन उठा सकता है, सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, वत्सराज को निम्न में से कौन सी उपाधियां धारण नहीं की थी, या कौन सी उपाधियां धारण की थी, या कौन से अभिलेख में या कौन सी साक्ष्य में इसकी उपाधि ये मिलती है, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, एक ये चीज भी ध्यान रखना, ये है वत्सराज प्रतिहार वंश का, किसका, प्रतिहार वंश का
प्रतिहार साम्राज्य का, प्रतिहार वंश का नहीं, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो आपसे पूछे भाई प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था बेटा जी, वत्सराज था। कौन था, वत्सराज था। तो ये वत्सराज के बारे में 4-5 मोटी मोटी चीजें, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसके टाइटल्स के बारे में पूछा गया है कई बार, ठीक है। एक तो जयवरा है, एक आदिवरा है। आदिवराह के बारे में इतने एग्जामों में पूछा गया है कि आदिवराह उपाधि किसने धारण की थी, या कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन आया है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, तो वो ध्यान रखना, मिहिर भोज। जयवराह की उपाधि धारण किसने की, वत्सराज ने की, ठीक बात है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन वत्सराज ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था वो कैसे प्रारंभ हुआ, किस किस के बीच में हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये देखो, कुक्कुट और देवराज के बारे में कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वत्सराज। वत्सराज की ये टाइटल है ना, वो ध्यान रखिए। और वत्सराज जो प्रतिहार साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक था, ठीक बात है। और ये माता पिता के बारे में इतना पूछते नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि आजकल है ना एक क्वेश्चन का ये भी टाइप हो गया है कि आपसे डायरेक्ट के बारे में ये पूछा जा सकता है कि शासकों को क्रम से लगाइए इनके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक बात है, ऐसे ही पूछा जाने लगा है, ठीक बात। तो वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष, जब त्रिपक्षीय संघर्ष की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं आपको इतना सा ये मैप पता होना चाहिए आपको। उस समय की जो राजनीतिक क्षेत्र इनका कितना फैला हुआ था और कहां कहां पर कौन कौन सा वन शासन कर रहा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक बात है। तो ध्यान रखना, उस समय पश्चिमी भारत में ये इस वाले इलाके में क्या था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। किसका, गुर्जर प्रतिहार, ठीक बात है। और इस समय बंगाल में किसका शासन था, पाल वंश का। बंगाल में किस वंश का शासन चल रहा था इसमें, पाल वंश का, ठीक बात है। महाराष्ट्र में इस समय कौन था, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, मान्यखेत के कौन, राष्ट्रकूट। ध्यान रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों पक्षों के बीच में लड़ा गया था। तो आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा क्या, त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के मध्य हुआ या किन के मध्य हुआ, तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों के मध्य, गुर्जर प्रतिहार, पाल और मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। अपन पॉइंट किसकी चर्चा कर रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक बात है। त्रिदलीय बोल दो, त्रिपक्षीय बोल दो, जो भी है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये कितने वर्ष तक चला, 150 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला, 150 वर्षों तक चला, यानी 1.5 सदी तक क्या चला आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष चला। और ये 6 चरणों में हुआ। ये संघर्ष कितने चरणों में हुआ, 6 चरणों में हुआ। इस संघर्ष का प्रारंभ किसने किया, इस संघर्ष का प्रारंभ किया वत्सराज ने। आपसे पूछ ले भाई त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, तो वत्सराज ने, प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी, ठीक बात है। कन्नौज को लेकर, कन्नौज या जिसको कान्यकुब्ज कहते हैं, इस संघर्ष की शुरुआत हुई। यानी आपका जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसके बारे में यह पूछा जाएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ, तो ध्यान रखना, कन्नौज राज्य को लेकर हुआ। कन्नौज को उस समय कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। आपको पता है कन्नौज कहां है, उत्तर प्रदेश में।
तो यूपी कहाँ है आपके, राजस्थान के टच में, तो ये कन्नौज ये वाला इलाका है, ऐसे मानो कन्नौज, या इसको जिस समय कान्य कुब्ज क्या कहते थे, कान्य कुब्ज कहते थे। यहां पर शासन कौन कर रहा था, आयुध वंश। ठीक बात है। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है आपके सामने कि त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज या कान्य कुब्ज के अधिकार को लेकर, भाई कन्नौज या कान्य कुब्ज पर अधिकार किसका रहेगा, इसको लेकर तीन वंशों में, गुर्जर प्रतिहारों में, मान्यखेत के राष्ट्रकूटों में और बंगाल के पाल वंश में। बंगाल का कौन सा वंश, पाल वंश। बंगाल के पाल वंश के मध्य क्या हुआ, तीनों ने इसको प्राप्त करने के लिए युद्ध किए और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में पूरा हुआ, 6 चरणों में हुआ। ध्यान रखना, इसका प्रारंभ करने वाला कौन था, यानी इसको प्राप्त करने की सबसे पहले लालसा किस में जगी, वत्सराज में जगी। कहते हैं ना कीड़ा किसके खाया सबसे पहले लड़ाई का, तो ये कीड़ा इसके खाया था, वत्सराज के। वत्सराज के जैसे कीड़ा खाया तो इनके कीड़ा इनके भी था शुरू से। वो भी क्या था, जो कन्नौज का जो आयुध वंश था वो पाल वंश के अधीन ही शासन कर रहा था उस समय, तो इनको भी कीड़ा था। फिर बाद में इनको कीड़ा तो इसलिए खाया कि भाई जब गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली बन गया तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि अपनी सीमा के ऊपर कोई शक्तिशाली शासक राज करे, क्योंकि हो सकता है वो दक्षिण की तरफ प्रसार करना प्रारंभ कर दे। तो इससे डरकर उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो ये स्थिति पैदा होगी और इस स्थिति से ही क्या हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चलता रहा, 150 वर्षों तक। वो इस पर आक्रमण करे, वो उसके उस आक्रमण करे, पाल बंगाल के पाल इस पर करे, तो ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। यही तो कमी है भारत देश की कि अपने शासक एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते रहे। और इन्हीं टाइम पीरियड में उस समय, ध्यान रखना, इसी के टाइम पीरियड में उस समय गजनी में, किसमें, गजनी में गजनी वंश की स्थापना हो चुकी थी। गजनवी वंश, इन्हीं संघर्षों के बीच में लगभग 900 के बाद में क्या हुआ, गजनी वंश की स्थापना हुई। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर, अक्सर कहते हैं ना कि अक्सर भाई घर में अगर लड़ाई हो तो बाहर वाले को पोल मिल जाती है, तो ये पोल ऐसे मिली थी कि इसको लेकर अपने वाले एक दूसरे में लड़ते रहे और इसी का फायदा उठाया पश्चिमी भारत से आने वाले आक्रमणकारियों ने और उत्तर भारत को रौंद डाला। ठीक बात है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। इतिहास कहता है, इतिहास देखो एक ऐसा विषय है जो अक्सर मनुष्य की समझ विकसित करता है। क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है फ्रांसिस बेकन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। लेकिन इतिहास का एक और भी पहलू है, इतिहास ये भी सिखाता है कि जो गलती अपन ने पीछे की है वो अपन दोबारा से नहीं दोहराए। लेकिन भारतीय इतिहास में अक्सर ये रहा है कि लोग उन गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते हैं। अक्सर यही हुआ है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल के पाल वंश और मान्यखेत के राष्ट्रकूट एक दूसरे से लड़ते रहे और पश्चिम उत्तर भारत से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके क्या किया, उत्तर भारत को रौंद डाला। ठीक बात है। तो देखो त्रिपक्षीय संघर्ष का ये आपका शुरू का। अब देखो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इस पॉइंट पर आते हैं अपन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आक्रमण किसने किया। अब ध्यान रखना, इस समय बंगाल का शासक कौन था, तो ये भी ध्यान रखने, बंगाल का शासक था इस बारे में धर्मपाल। बंगाल का शासक कौन था, धर्मपाल था। इस समय आयुध वंश का शासक कौन था, मैं इसको गोले में डाल देता हूं। आयुध वंश का शासक कौन था, इंद्रायुध। और प्रतिहार शासक कौन था, वत्सराज। और राष्ट्रकूट शासक कौन था, ध्रुव प्रथम, या जिसको ध्रुव धारावर्ष बोलते हैं। ठीक बात है, यह शासक आपको पता होने चाहिए। पहला जो चरण हुआ वो इन शासकों के बीच में हुआ। कौन कौन से, इंद्रायुध तो आयुध वंश का था, इसको तो हराएंगे ये तीनों, इसको तो अपने अधीन लेने की कोशिश करेंगे। लेने वाले कौन कौन होंगे, वत्सराज होंगे, ध्रुव प्रथम या ध्रुव धारावर्ष होगा और धर्मपाल होगा। ये तीनों शासक क्या करते हैं, इंद्रायुध यानी आयुध वंश को उसके अधीन करके इस कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। और इस शुरुआत का प्रारंभ कौन करता है, शुरुआत का प्रारंभ करता है वत्सराज। वत्सराज ने क्या किया, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है आपके। वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया,
कन्नौज पर आक्रमण किया और आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को क्या कर दिया, परास्त कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस बात से बंगाल के पाल शासक धर्मपाल चिढ़ गया, भाई ये तो मेरे अधीन था, तूने क्यों आक्रमण किया भाई जी, ये कहां समस्या आ रही है तेरे को, यहां पर पेट नहीं भर रहा है तेरा, जो इधर भाग के आ रहा है तू। इसने क्या किया, धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। वत्सराज ने क्या किया, धर्मपाल को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। अब अपन तो देखो इधर वाले तो वैसे ही खोड़ी पड़ते हैं थोड़ी, मारवाड़ की परिस्थितियां आदमी को मजबूत बना देती है। तो पहले पश्चिमी राजस्थान में था, गर्मी और बढ़िया सहन करते हैं, ठोका ठोकी दिन भी अपन आगे रहते हैं, सीधी बात ये। इसने क्या किया, धर्मपाल को जमकर ठोका, ये कोल में डबूस धां, धर्मपाल पीछे मुड़कर ही नहीं देगा, भाग गया बंगाल वापिस। और क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया, वत्सराज का हो गया। ये बात जब पता चली किसको, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम को, कि भाई अपनी बॉर्डर के उत्तर में एक प्रसिद्ध प्रतिहा शासक वत्सराज ने क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। अब इसको तो डर लगेगा ही, वे साला कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्या पता नीचे भी आ जाएगी घूमता हुआ और अपने ऊपर भी अधिकार कर ले। तो इसने क्या कर दिया, पहले ही आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, पहले राष्ट्रकूट ध्रुवधारा वर्ष ने क्या कर दिया, कन्नौज पर आक्रमण किया, और कन्नौज पर आक्रमण करके वत्सराज को इतना बुरी तरह से परास्त किया कि वत्सराज को मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी, भाग गो भी। जिस प्रकार पाल धर्मपाल भागा, उसी प्रकार वत्सराज भी भाग गया, और ध्रुवधारा वर्ष ने क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज पर अधिकार करके धर्मपाल को भी परास्त किया, भाई तू भी आसन भी दे दी प्रसादी। ये जितने भी युद्ध लड़ेंगे, ये दोनों युद्ध जितने भी लड़ेंगे वो लड़ेंगे गंगा यमुना दोआब में, क्योंकि कन्नौज का इलाका कहां पर है, गंगा यमुना दोआब में है। इसी कारण ध्रुवधारा वर्ष ने अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह यानी एम्बलम में गंगा यमुना के चित्र बनवाए, जो गंगा यमुना दोआब में युद्ध होने का क्या है, जीता जागता साक्ष्य है। अक्सर इसी से क्वेश्चन आया है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर या उत्तर भारत पर अधिकार कर या कन्नौज पर अधिकार कर अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह या एम्बलम में गंगा यमुना के चित्र बनवाए या गंगा यमुना के चित्र अंकित करवाए, तो ध्रुवधारा वर्ष ने अंकित करवाए। ठीक बात है। तो ये देखो कहानी है। तो वत्सराज ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण, किस पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज यानी कान्यकुब्ज, ठीक बात है। इससे धर्मपाल क्या हो गया, चिढ़ गया, क्योंकि जब धर्मपाल के अधीन ये शासन कर रहे हैं तो बताओ धर्मपाल चिढ़ेगा नहीं चिढ़ेगा। धर्मपाल ने क्या किया, ने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन वत्सराज से क्या हो गया, परास्त। से परास्त होकर बंगाल भाग गया। इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुवधारा वर्ष ने क्या किया, अपनी स्थिति खतरे में देखकर क्या किया, ध्रुवधारा वर्ष ने ध्रुवधारा वर्ष या इसको बोल देना ध्रुव प्रथम, ध्यान रखना, प्रथम ने किसने, ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आक्रमण कर परास्त किया, जिसके कारण वत्सराज को मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। किसमें शरण लेनी पड़ी, मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। यह त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ है। ठीक बात है। अब जब वत्सराज ने मरुस्थल में शरण ली तो इस समय उसने क्या किया, मध्य राजपुताना पर अधिकार करने की कोशिश की और मध्य राजपुताना में रहने वाली एक भंडी जाति उसको परास्त किया। उसको परास्त करके उसका राज्य छीन और छत्र छीन लिया
उसका राज्य छीन लिया और उसका छत्र छीन लिया। ध्यान रखना, उस समय जो भंडी जाति थी वो अपनी हस्ती सेना के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, गज सेना के लिए। ठीक बात है, इतनी सी बात जरूर ध्यान रख लेना। तो ये पहले शुरुआत है, ध्यान रखना, वत्स कन्नौज या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसको लेकर हुई? कन्नौज को लेकर हुई। ठीक बात है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इसको आगे चले। ये तो था आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अब देखो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वाला कार्यक्रम कैसे गठित हुआ। तो मैं तुमको फिर एक बार बता देता हूं ये कार्यक्रम जो किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले वत्सराज ने आक्रमण किया किस पर? कन्नौज पर, और आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को परास्त कर दिया। ठीक बात है, इससे जब इसने परास्त किया तो इससे नाराज कौन हो गया? धर्मपाल नाराज हो गया। तो धर्मपाल ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन ये धर्मपाल क्या हो गया? वत्सराज के हाथों पराजित होकर कहां लौट गया? बंगाल भाग गया। जब इस बात का पता चला किसको? राष्ट्रकूट शासक धुरु या धारावर्ष को। ठीक है, तो उसने क्या किया? इस वत्सराज की शक्ति को रोकने के लिए उसने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण किया और वत्सराज को पराजित कर दिया। ठीक बात है, अब इस घटनाक्रम की जो अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो दो अभिलेख है आपका, एक तो राधनपुर अभिलेख और एक आपका वनी डिंडोरी अभिलेख। इनसे पता चलता है कि धुरु धारावर्ष ने धुरु प्रथम बोल दिया, धुरु धारावर्ष बोल दो, वर्ष ने वत्सराज को पराजित किया, जिसके कारण उसको कहां शरण लेनी पड़ी? जिसके कारण वत्सराज को कहां पर शरण लेनी पड़ी? मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। कहां पर शरण लेनी पड़ी? मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। इसी कार्यक्रम में, इसी घटनाक्रम में जब वत्सराज को हरा दिया उसके बाद में उसने धर्मपाल को भी पराजित किया। किसने? धुरु धारावर्ष ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसको पराजित किया। उसके बाद में उसने क्या किया? वत्सराज को पराजित करने के बाद धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज और धर्मपाल दोनों क्या किया? पराजित किया। ठीक बात है, ध्रुव धारावर्ष ने उत्तर भारत में आक्रमण किया, सबसे पहले वत्सराज को हराया, वत्सराज के बाद में उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अब कहते हैं ये दोनों जो युद्ध लड़े गए वो कहां पर लड़े गए? गंगा यमुना दोआब में। कहां पर लड़े गए? गंगा यमुना दोआब में। इसकी जानकारी किससे मिलती है? अपन को दो लेख है, एक तो संजन और एक सूरत लेख। संजन लेख और सूरत लेख ये ताम्रपत्र है। ठीक है, इनसे अपन को क्या पता चलता है कि धुरु धारावर्ष ने, किसने? धुरु धारावर्ष ने वत्सराज को और धर्मपाल को कहां पर पराजित किया? ये जो युद्ध लड़े गए इनके विरुद्ध जो कहां लड़े गए? गंगा यमुना दोआब में लड़े गए, क्योंकि वत्सराज का कन्नौज पर अधिकार था। अब कन्नौज आपका गंगा यमुना दोआब में पड़ता है। ठीक बात है, इधर बंगाल का पाल शासक उसका भी संबंध इस साइड में था, यहां तक उसका शासन फैला हुआ था। तो इन दोनों को इसी क्षेत्र में परास्त किया। ठीक बात है, इसकी जानकारी अपन को किससे मिलती है? एक तो संजन लेख और एक सूरत लेख, जिससे पता चलता है इसने गंगा यमुना दोआब में पर इनको परास्त किया और क्या किया? अपने राष्ट्रकूट चिन्ह, अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह यानी एम्बलम में गंगा यमुना के चित्र अंकित करवाए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ चुका है आरएस में आपकी। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने, क्वेश्चन क्या आया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज और बंगाल के पाल नरेश को गंगा यमुना दोआब में परास्त करने के बाद अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह यानी एम्बलम में गंगा यमुना के चित्र अंकित करवाए? ऐसा क्वेश्चन किस में आ चुका है बेटा जी? आरएस में आ चुका है।
ठीक बात है। अब हो सके ये छोटे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, ठीक बात है। तो ध्यान रख लेना, ये राष्ट्रकूट कुलचिल में किसने स्थापित चित्र लगवाया, तो ये ध्रुवधारावर्ष ने लगवाया। किनको परास्त करने के बाद, वस्त्राज और धर्मपाल को पराजित करने के बाद। और ये युद्ध कहां लड़ा गया, गंगा यमुना दोआब में। और बाकी ये जानकारी कहां किससे मिलती है, संजन लेक और सूरत लेक से। भाई उनको गंगा यमुना दोआब में परास्त किया और फिर क्या कर लिया, अपने राष्ट्रकूट कुलचिल में एम्बलम में किसका चित्र अंकित करवाया, गंगा यमुना दोआब के चित्र अंकित करवाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तो थी आपकी त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं जब वत्सराज पराजित होकर मरुस्थल में चला गया तो उसके बाद में वत्सराज की क्या रणनीति रही, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वत्सराज ने क्या किया, मध्य राजपुताना पर अधिकार किया। ठीक बात है, जब वत्सराज पराजित हो गया ध्रुवधारावर्ष या ध्रुव प्रथम से, तो वो कहां चला गया, मरुस्थल में चला गया। और मरुस्थल में वो उसने कुछ समय के लिए किसको राजधानी बनाया, तो कहते हैं ध्रुव प्रथम से पराजित होने के बाद, ध्रुव प्रथम से पराजित होने के बाद कुछ समय के लिए वत्सराज ने जालोर को राजधानी बनाकर शासन किया। ठीक बात है, इसी दौरान उसने क्या किया, इसी दौरान वत्सराज ने मध्य राजपुताना पर अधिकार किया। ठीक है, और यहां वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित कर उसके राज्य को छीन लिया। यह काम किया इसने, किसने, वत्सराज ने। वत्सराज जब मरुस्थल में शरण ली तो उसने क्या किया, कोई ना कोई तो ठिकाना होना चाहिए ना उसको शासन करने का, तो उसने वो कौन सा ठिकाना बनाया, जालोर को बनाया। ठीक बात है, तो कुछ समय तक राजधानी क्या रही, जालोर रही। इसी जालोर में वत्सराज के समय उद्योधन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कूल्यमाला की रचना की। ठीक बात है, राजधानी बनाकर शासन किया और वत्सराज ने इसी दौरान मध्य राजपुताना पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और साथ ही उसने क्या किया, यहां की एक भंडी जाति जो किसके लिए प्रसिद्ध थी, अपनी गज सेना के लिए, गज सेना के लिए प्रसिद्ध थी। इस कारण इसको कोई जीत नहीं सकता था, बहुत मुश्किल होता, दुर्जय समझी जाती थी। तो इसको जीत लिया इसने, किसने, वत्सराज ने। भंडी जाति पर अधिकार कर लिया, यानी उसके राज्य को क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक बात है, साथ ही इसने क्या किया, इसके समय के जो प्रसिद्ध विद्वान है उन्होंने क्या की, दो रचनाएं लिखी। ध्यान रखना, वत्सराज के समय दो प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से, एक तो उद्योधन सूरी जिसने कुवलया माला लिखी, एक लिखी जिनसेन सूरी जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण की रचना की। ठीक बात है,
ये चीज अपन को कहां से जानकारी मिली, उसने मध्य राजपुताना पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, दो अभिलेखों को ध्यान रखना, एक तो ओशिया और एक आपका राधनपुर अभिलेख। इनसे इन विजयों की जानकारी मिलती है। ठीक बात है। उद्योधन सूरी कुल्यमाला की रचना कहां पर की, इसने जालोर में ही की। इसी वसराज के समय हरिवंश जिनसेन सूरी ने किसकी रचना की, कुल्यमाला हरिवंश पुराण की रचना किसने की, जिनसेन सूरी ने की। ठीक बात है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि थोड़ा और मामला है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था मध्य राजपुताना पर अधिकार। तो ये जरूर ध्यान रखना, उसने उस समय राजधानी क्या बनाकर रखी, तो आपकी जाबालीपुर, जिसको पहले जाबालीपुर कहा जाता था, यानी आज जिसको अपन जालोर कहते हैं। ठीक बात है। इसने बंडी जाति को भी परास्त किया, जो कि अपनी गज सेना के लिए प्रसिद्ध थी। इसकी जानकारी अपन को ओशिया अभिलेख, राधनपुर नहीं सॉरी दौलतपुर अभिलेख आएगा यहां पर। ठीक है, दौलतपुर अभिलेख, राधनपुर अभिलेख तो हस्ती सेना की जानकारी देता है भाई, उसके पास मजबूत हस्ती सेना थी बंडी जाति के पास। ठीक है, उनकी विजय की जानकारी दौलतपुर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, उद्योधन सूरी का ध्यान रखना, कुल्यमाला लिखी, जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा। ये दोनों रचनाएं वसराज के समय की है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वसराज के समय किन दो विद्वानों ने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, तो ध्यान रखना, एक तो उद्योधन सूरी जिसने कुल्यमाला लिखी, और एक आपका जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा। और देखिए राधनपुर अभिलेख जो अभी मैंने लिखा था, राधनपुर अभिलेख, इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है, राधनपुर अभिलेख से ये और जानकारी मिलती है कि इसने गौड़ नरेश को भी परास्त किया। किसको पराजित किया, गौड़ नरेश को पराजित किया। ठीक बात है। किससे मिलती है अपन को, राधनपुर अभिलेख। और ये राधनपुर अभिलेख किसका है, तो ध्यान रखना गोविंद तृतीय। किसका है, गोविंद तृतीय नहीं, गोविंद द्वितीय का। ठीक बात है। ये कौन है बेटा जी, ये चौहान शासक है जो सामंत के रूप में कार्य करते थे। ठीक बात है। इसके अलावा इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, एक तो इसने ओशिया में एक सरोवर का निर्माण करवाया, इसके अलावा और क्या किया, इसने वत्सराज ने ओशिया में महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनवाया। जो राजस्थान का प्राचीनतम जैन मंदिर है। राजस्थान का क्या है, प्राचीनतम जैन मंदिर है। अक्सर इसको यह भी कहा जाता है कि पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर है। ठीक बात है। तो वत्सराज ने दो और काम किए, एक तो ओशिया में इसने एक सरोवर का निर्माण करवाया, और ओशिया में क्या किया, महावीर स्वामी का एक जैन मंदिर बनवाया। ये भी आ रही है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन महावीर स्वामी का जैन मंदिर किसके काल में निर्मित किया गया था, ये आ रही क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। तो किसके काल में, वत्सराज के काल में निर्मित किया गया था। ठीक बात है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का प्राचीन जैन मंदिर है। अब राजस्थान का है तो पश्चिमी भारत में आता है राजस्थान, तो ये पश्चिमी भारत का भी प्राचीन जैन मंदिर है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे दोनों तरीके से घुमा के दे सकता है, आप ये पढ़ लोगे अगर गलती से भाई पश्चिम भारत का प्राचीन जैन मंदिर है, और वहां पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया राजस्थान का प्राचीन जैन मंदिर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये सोचोगे सर हमने तो यही पढ़ा था पश्चिमी भारत का प्राचीन जैन मंदिर। तो बेटा जी जब पश्चिमी भारत का प्राचीन जैन मंदिर है
तो ये राजस्थान का भी प्राचीनतम जैन मंदिर है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर दे सकता है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं आरएएस में इस लेवल के, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक बात है। ओशिया का जरूर ध्यान रखना। ये दोनों प्रत्यारकालीन जो स्थापत्य के नमूने हैं वो कहां पर मिलते हैं? ओशिया में मिलते हैं। ठीक बात है। ये तो थे आपके इसकी सांस्कृतिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट। अब ध्यान रखना, वत्सराज की एक पत्नी थी, कौन थी? सुंदर देवी, जिससे किसका जन्म हुआ? नागभट्ट द्वितीय का जन्म। वत्सराज जी किसका जन्म हुआ? वत्सराज की एक पत्नी यानी रानी थी सुंदर देवी। इस सुंदर देवी से किसका जन्म हुआ बेटा जी? नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश में शक्तिशाली शासकों से में एक है, लेकिन अक्सर माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज हुआ है। कौन हुआ है? मिहिर भोज। वो इसके बाद में आने वाला है। ठीक बात है। तो ये तो था आपका वत्सराज के बारे में जानकारी। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन नागभट्ट द्वितीय के बारे में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम। खमा गणी।